नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरके सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने केंद्रीय गृह मंत्री आरा पहुंचे थे। मंच पर थे, काफी भीड़ थी और आरके सिंह की अहमियत समझाते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें तीन मंत्रालय दिए। अपने संबोधन में अमित शाह ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, ऐलान किया कि अगर एनडीए की सरकार 400 पार करती है तो मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजकुमार सिंह, जो आरके सिंह के नाम से जाने जाते हैं, देश के पूर्व गृह सचिव रह चुके आरके सिंह और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीन विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके आरके सिंह के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह लोगों से वोट मांगने आरा पहुंचे। शहर के रमना मैदान में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सबसे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। यहाँ पर लालू जी एक जमाने में कहते थे, तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए क्या? हत्याएं, गैंग वॉर चाहिए क्या? आरा के सियासी रण से अमित शाह ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यदि एनडीए 400 पार होती है तो मुस्लिम आरक्षण रद्द कराकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को दिया जाएगा। 400 पार करा दो, ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने एनडीए सरकार की जीत के दावे करते हुए कहा कि अब तक के हुए 5 फेज में ही जीत एनडीए के हाथ लग चुकी है। अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं सरकार बना। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में निशाने पर लालू परिवार ही रहता है। अब मुसलमानों के आरक्षण के सवाल पर जिस तरह से अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, उससे चुनावी दंगल के बीच आरक्षण और हिंदू मुस्लिम को लेकर सियासत बेहद गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो कई काम किए जा रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि जब ये रिपोर्ट हम चला रहे थे तो नीचे मोटे मोटे अक्षरों में नरेंद्र मोदी ने खासकर देश के मुसलमानों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई हैं, कैसे उन्हें संभाल कर रखा है, कैसे पूरी तरीके से एकजुट कर रखा है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके भविष्य को निखारने के लिए, बनाने के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। अब इलेक्शन हो रहे हैं और नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या लालू प्रसाद हो, अलग अलग तरीके से सभी के अपने मुद्दे हैं, मुद्दों को बोलने का एक तरीका है। चलिए सीधे नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं आज की डिबेट में। अभिषेक झा भी आए हैं प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ा अभिषेक को थोड़ा मौका देते हैं क्योंकि आए हैं अभी तुरंत, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट का मौका उन्हें देते हैं कि आराम कर लें, उसके बाद उनसे भी बात होगी। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है आपका। और आज जो बड़ी बात, बराबर इसे रिपीट किया जा रहा है क्योंकि जहां जहां अमित शाह की सभाएं हो रही हैं वहां इस बातों को पूरे दमदार तरीके से वो रख रहे हैं कि अगर 400 पार आप करा देंगे तो हम क्या करने वाले हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई मिलावट नजर आती है आपको? नहीं, देखिए, मुसलमान भी अगर हैं तो इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं। आप उनको बाइफरकेट करके मत देखिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशें हो, गरीबी तो वहाँ है, पिछड़ापन वहाँ है। तो अगर गरीबी और पिछड़ेपन वहाँ है तो उनको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए जो और पिछड़े लोगों को मिलती है। क्या उनको मुख्य धारा में लाए जाने की ज़रूरत नहीं है एक नागरिक के तौर पर? और अगर संविधान भी इसका, कानून भी अगर इसका इंटरप्रिटेशन करता है तो उस इंटरप्रिटेशन में इस बात की चर्चा है कि कोई भी नागरिक, वो चाहे जिस धर्म को भी वो मानता हो,
अगर वो कोई राज्य, कोई केंद्र अगर उसको मानती है कि वो पिछड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रावधान है और आर्टिकल 16(4) के तहत ये प्रावधान उनको दिया गया है। बजाते सुप्रीम कोर्ट में भी जो इंदिरा सहनी केस हुआ था 1992 में, उस केस में भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं, अगर वो पिछड़े हैं, पिछड़ा उनको माना गया है, एक उनका सर्वे है, तो उस सर्वे के आधार पर मिलना चाहिए। आज अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट का हवाला दे रहे थे। बिल्कुल सही बात है कि पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने जो ममता बनर्जी जी ने पेश किया था उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इसका एक ऑथेंटिक सर्वे नहीं है। आपने कौन सा आधार बनाया जिसके आधार पर मान लिया कि ये पिछड़ गए हैं, या मान लिए कि आप ये सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर ये पिछड़े हुए हैं। आप कोई आधार तो लाइए। हालांकि ममता बनर्जी कही कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो कुछ राज्य, चाहे वो कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, वो मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करती है और केंद्र भी 36 जातियों को चिन्हित की है कि अगर ये पिछड़ गए हैं तो इनको मुख्य धारा में लाने में हम भूमिका अदा करेंगे। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये तो ओबीसी की हकमारी होगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में तो ये जा नहीं सकते हैं। वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं रखा जाएगा। उसमें पहले केवल हिंदू थे, बाद में उसमें बौद्ध और सिखों को जोड़ा गया, तो उसमें तो ईसाई और मुस्लिम तो है नहीं। तो ये तो ओबीसी की ही हकमारी करेंगे। तो अमित शाह ओबीसी को लेकर के ये बात कह रहे थे कि जब एक कैप लगा दिया गया 27% का कि इससे अधिक हम नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर आप मुसलमानों का आरक्षण अब बढ़ाते जा रहे हैं 4% से, कई ऐसे एग्जाम्पल है। कर्नाटका में ही मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन होने की बात हुई थी तो 4% के जगह पर पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष थे हंसराज अहीर, उन्होंने देखा कि 16% उनको लाभ दिया जा रहा है और बजाते वहां के महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र एक आवाज आ रही है। महाराष्ट्र से जो मुस्लिम आरक्षण का जो जिक्र अमित शाह ने किया है, इस पर शरद पवार ने भी कुछ टिप्पणी किया, आपने देखा होगा। और शरद पवार ने तो पहले ये कहा है कि भाई आप जिस पद पर हैं उस पद पर बैठकर आपको ये सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। तो इसका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं आप? 30 सेकंड में ज़रा बताइए। नहीं, बिल्कुल शरद पवार जी ने कहा, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री भी हैं और संसद के बाद भी जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, मैंने तो कहा कि इंदिरा सहनी केस में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश के नागरिक को जो पिछड़ गया है उसको कौन धर्म मानता है, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, हम सर एजाज अहमद के पास चलेंगे। सर एक मिनट, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से। एजाज जी, अब की बार जो मुसलमान वाली जो राजनीति हो रही है, आरक्षण वाली राजनीति हो रही है, उस पर सीधा वार अमित शाह का है कि हम क्या करने वाले हैं वो पहले ही दिखा रहा, और ये भी नंबर भी बता दिया कि 5 चरण पूरे हो चुके हैं और एनडीए को क्या मिला है वो भी उन्होंने पब्लिकली बोल दिया। देखिए, अमित शाह जी अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पेज 49 पढ़ लिए होते तो शायद ऐसी बात नहीं करते। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) है, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि चाहे किसी भी धर्म के हो, जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, उन सभी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, उनको जो आरक्षण की व्यवस्था निहित है संविधान के अंतर्गत, उसमें सभी को शामिल किया जाएगा। इसमें सभी धर्म के लोग हैं और 4500 के करीब जातियां हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ी है और उनको हक और अधिकार दिया जा रहा है। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप बिहार में बार बार आरक्षण की बात करते हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार ने 75% आरक्षण की व्यवस्था करके एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो आप 9वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों इस पर नहीं बोलते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जातीय गणना करा करके स्पष्ट रूप से सभी जातियों को चिन्हित किया और जो जो जातियां पिछड़ी हुई थी और जिनको आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता थी, हमने जो मंडल कमीशन के अंतर्गत पहले 49.5% आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको 65% किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का पहला राज्य बिहार बना जिसने 10% ईडब्ल्यूएस को कानूनी मान्यता दी।
तो ये बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार या गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, जवाब हम रुकिए जब सरकार में है, आप स्क्रीन पर ही आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जातीय गणना करा करके अभी जनगणना का कार्य नहीं हुआ। ठीक है, 1 मिनट तो उसमें एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार जवाब लीजिएगा कि आज आप ही बोलिए। देश स्तर पर देना चाहते हैं, ये बात कहने से क्यों गुरेज कर रहा है? ठीक है, बस हो गया ना कि आपकी चुप्पी क्यों है? कई ऐसे विषय हैं इससे जुड़े हुए जिस पर बीजेपी की चुप्पी क्यों है? ये सवाल यही है ना, राजनीति ये लोग पहले से करते सवाल यही है ना। ठीक है, बढ़ते हैं ना आगे। जब मंडल की राजनीति मजबूत हुई है तब ये कमंडल लेकर के आकर आज पूरा पारा पड़ ही जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था को कमजोर करना। अरे रुकिए महाराज, हो गया एजाज भाई, जवाब दीजिए भाई जी। हाँ। देखिए जी, मैं रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट पर भी आऊंगा। संविधान की धाराओं को, एक धाराओं को जो इनसे संबंधित है, मैं चाहूंगा थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन पहले तो ये समझाइए कि अमित शाह ने जो कहा उसका मतलब क्या है, क्या जो समझना चाह रहे हैं या नहीं समझना? मैं बिल्कुल उसी विषय पर रहूंगा। मैं उससे भी पहले इतिहास में जाता हूँ। इतिहास में जाइएगा, इतिहास में मत जाइए, वर्तमान में जाइए और इसका मतलब सिर्फ समझाइए। सुन लीजिए, उसी का मतलब समझ में आपको आ जाएगा। 26 मई 2049 आर्टिकल 299 की संविधान सभा की डिबेट चल रही थी, जिसमें सरदार पटेल मौजूद थे और 5 मौलाना आजाद समेत 5 मुस्लिम सांसद मौजूद थे। उसमें सरदार पटेल ने कहा था कि जिस संप्रदाय के लोग धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर ले सकते हैं, मैं उनको माइनॉरिटी नहीं मानता। और वोटिंग में जो 5 मुस्लिम सांसद थे मौलाना आजाद समेत, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ अपना वोट किया था। पेज नंबर 351 उस डिबेट का डेट सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अरे सुन लीजिए साहब। और बड़ा क्यों जाते हैं? अभी तो मैंने शुरू ही किया है, परेशान क्यों होने लगे आप? अभी तो मैंने शुरू ही किया है। ये सरदार पटेल कांग्रेस के ही थे, मौलाना आजाद कांग्रेस के ही थे और बाकी 5 मुस्लिम सांसद भी कांग्रेस से ही थे। उन्होंने इसका विरोध किया था। और जरा इस बात को इस तरह से थोड़ा उल्टा करके सोचिए। ये बात करते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण की, मुस्लिमों की आरक्षण की। अगर इस देश के हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू आरक्षण की मांग करने लगे तो क्या होगा? क्या ये देश को फिर से बंटवारा की तरफ नहीं ले जा रहा है? फिर से देश में उस तरह का उन्माद नहीं फैला रहा है? मैं बताऊं कुछ आपको, मुस्लिम आरक्षण की बात करना मुख्य रूप से संविधान की धारा 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो गैर भेदभाव की बात करता है, अनुच्छेद 16 जो रोजगार में भेदभाव की बात करता है। रुकिएगा जी, एक मिनट जरा रुकिए तो। हाँ एजाज अहमद जी। अरे तो हल्ला करते हैं एजाज भाई, हल्ला करने में। एजाज भाई आप पानी पी लीजिए, पीजिए। अरे कब जब उठा लिया तो पानी पी लीजिए एजाज अहमद साहब। अब कब उठा लिया तो पानी, ठीक है अगर आप रखिए, ठीक है आप लोग रुकिए। अभिषेक झा हमारे साथ है। अभिषेक झा, अब की बार बिहार में मुस्लिम आरक्षण क्या खत्म हो जाएगा? बिहार में भी कुछ ऐसा होने वाला है? अमित शाह ने जो कहा उसका मर्म क्या है, मतलब क्या है? विश्वास और समर्थन का परिणाम है। एजाज जी, आरक्षण एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हाँ। थोड़ा शांत कराइए उनको, हाँ। हो रहे हैं बिना मतलब का। देखिए, आरक्षण एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और आरक्षण के मुद्दे पर हमारी पार्टी, हमारे नेता का स्टैंड बहुत फर्म रहा है और आप सबके समक्ष रहा है। हमने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। आपको याद होगा, हर पार्टी यूनानिमसली देश में जातीय जनगणना की बात कह रही थी। केंद्र की सरकार ने नहीं कराया, बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर कराया, सामाजिक अधिकार पर कराया, सामाजिक आधार पर कराया, धर्म के आधार पर नहीं करवाया। और जातीय गणना जब होती है बिहार के अंदर, रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है, उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है। देखिए, आरक्षण के दायरे को इसलिए नहीं बढ़ाया जाता है कि वोट बैंक की राजनीति हो सके, इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि पिछड़ों अति पिछड़ों को उनका हक मिल सके, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, किसी भी धर्म को मानने वाले हों या अगड़ी जाति से आने वाले लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, हिंदू समाज के हों, किसी भी माइनॉरिटी समाज के हों। अगर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है तो कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके, समाज में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को सुविधाएं मिल सके, ताकि एक समानता का भाव सबके बीच में आ सके। ये आरक्षण का मूल उद्देश्य है और इसी मूल उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी बढ़ती है। हमारे नेता ने कई बार इन बातों को कहा है। अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड इस पूरे मसले पर रहा है या रहेगा, बेहतर वो लोग बता सकते हैं। हम किसी भी डिस्कशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बहुत सारे ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं विवेक जी, जिनका कंक्लूजन
प्रस्ताव आने पर यूं ही डिबेट्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से नहीं होता है, पार्टियां बैठती हैं। आपने देखा है कि अमित शाह के बयान के साथ जातीय गणना करा रही थी। फिर वही बात है ना, आप मुझसे सवाल ऐसे पूछेंगे कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। भाई अमित शाह जी ने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा है, उन लोगों की विचारधारा के विषय में कहा है। हमारी पार्टी की विचारधारा मिलजुल के विषय में क्या रही, भाषण अलग अलग। भाई पार्टियां अलग अलग है ना, विचारधारा अलग अलग होती है विवेक जी, विचारधारा अलग अलग होती है, पार्टियां अलग अलग होती हैं, कई बार नीतियां भी अलग अलग होती हैं। हम गठबंधन बनाते हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, और यदि कोई प्रस्ताव कभी आता है तो निश्चित रूप से सभी पार्टियां बैठकर विचार करती है। आपने देखा कि बिहार में जातीय गणना कराने, लेकिन ये तो पार्टियां मिलकर विचार करती हैं, लेकिन कोई भी बयान आप लोगों की तरफ से होगा वो एनडीए का बयान होगा, ऐसा थोड़ी था। एनडीए ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर प्रचार करने आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, एनडीए मैदान है, एनडीए वर्सेस एनडीए है, तो जो भी बयान होगा सबका मिला जुला होगा ना। आप कितना भी घुमाकर पूछिए, मैं आपको जवाब एकदम स्ट्रेट दे रहा हूं कि अलग अलग पार्टियों का मैनिफेस्टो अलग अलग होता है। भाई अब कांग्रेस पार्टी यहाँ मैनिफेस्टो कहाँ आता है? देंगे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, नहीं कोई बात है, कोई मुद्दा है ना। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं विवेक, कि आप सहमत हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम 15 अगस्त तक 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे। मतलब हमें बस सीधे बताइए, लोगों ने समन्वय बनाकर कहा था। डॉक्टर संजय कुमार के पास जाएंगे, कंक्लूड करना है। डॉक्टर संजय, में जरा बताइए, अब तो समझ में आ रहा है ना आपको? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं तो बता रहा हूं कि अगर देश के किसी भी नागरिक को, अगर वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि उसको अगर ओबीसी के तहत अगर आरक्षण का प्रावधान है तो उस सुविधा से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। कल आप कानून बना दीजिए संसद में और सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान ले तो ठीक है, उसको नहीं दे पाइएगा। यहाँ बीजेपी और जेडीयू का सुर कुछ अलग अलग आपको महसूस हो रहा है? तो जेडीयू नहीं ना, जेडीयू उस स्टैंड पर नहीं आएगी जो सवाल आप बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार कान में आवाज आ रही है क्योंकि समय की समाप्ति हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।